अस्सलामुअलैकुम, सॉरी फॉर बीइंग लेट। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं लेट हो गई हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कल हमने रिवर्सिबल प्रोसेसेस पढ़े थे। अभी जो है हीट इंजन, ये आप लोगों का इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड हुआ हुआ ये टॉपिक, तो हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। 6.7 जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इंक्लूडेड है, हम इसको स्टडी करते हैं। Okay. First law of thermodynamics tells us that heat energy can be converted into equivalent amount of work done. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो हीट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमाउंट ऑफ इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में, जितना उस एनर्जी के थ्रू वर्क हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है। बट सॉरी but it is silent about the condition under which this conversion takes place. लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि ये किस कंडीशंस के अंडर ये सारा प्रोसेस होता है। Second law of thermodynamics is concerned with the circumstances. The second law of thermodynamics जो है वो इन circumstances, इन conditions पर वर्क करता है in which heat can be converted into work, जिसमें हमारे पास हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हीट जो होती है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और वो ये देखना चाहती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये देखना चाहता है कि हमारे पास क्या डायरेक्शन है जिसमें हमारे पास हीट का जो फ्लो है वो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या कमी रह गई थी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कमी ये रह गई थी कि हमने उसमें कंडीशंस को डिस्कस नहीं किया था। हमने कहा था, हमने ये नहीं बताया था कि हीट किस कंडीशन के अंडर, किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो चेंज होगी इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन में। और हमने ये नहीं बताया था कि हमारे पास जो हीट है वो किस तरह फ्लो करेगी, इन जाएगी, आउट जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी। हमने उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस नहीं किया था। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया है। बिफोर इनिशिएटिंग द डिस्कशन ऑन फॉर्मल स्टेटमेंट, अब वो कहता है कि सीधा सीधा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर जाने से पहले तक लेट अस एनालाइज ब्रीफली द फैक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंजन। तो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास इंजन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। द इंजन और द सिस्टम एब्सॉर्ब अ क्वांटिटी ऑफ हीट। अब इंजन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द हीट सोर्स एट टेम्परेचर T1। टेम्परेचर T1 पर वो हीट सोर्स में से कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं। इट डज वर्क, और फिर वो उस हीट के थ्रू क्या करता है, काम करता है, एंड एक्सपेल हीट आउट, और वो अपनी हीट को वो बाहर निकाल देता है। जब वो काम कर रहा होता है तो एग्जॉस्ट में से हीट जो है वो बाहर निकल जाती है टू लो टेम्परेचर की तरफ। हीट यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चली जाती है ऑफ रेजरवायर एट टेम्परेचर T2 एज द वर्किंग सब्सटेंस गोज थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो साइक्लिक प्रोसेस में से गुजरेगी। ठीक है, हीट इन हुई और फिर वो आउट हुई। ठीक है, हमारे पास पहले भी क्या था, हीट जो थी वो इनिशियल पोजीशन, सॉरी गैस की जो इनिशियल पोजीशन थी उसमें हमारे पास गैस जो थी उसमें पास हीट नहीं थी। लास्ट में भी हीट उसके पास नहीं बचेगी बल्कि आउट हो जाएगी, इन विच द सब्सटेंस इवेंचुअली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब इसमें क्या हुआ है, यही तो हुआ है कि गैस में के पास पहले हीट नहीं थी, हमने उसको हीट दी, उसने हीट एब्जॉर्ब की, वर्क किया, हीट एग्जॉस्ट कर दी, बाहर निकाल दी, तो वही दोबारा से वैसे ही बच गई है, इनिशियल स्टेट में अपने आ गई है। अब फिर उसके पास हीट नहीं है, अब फिर हीट लेगी, फिर वर्क करेगी, फिर हीट को एग्जॉस्ट कर देगी। तो हमारे पास क्या हुआ है कि हमारी जो सब्सटेंस है वो वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गई है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई। हमने कहा था कि साइक्लिक प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब चीज़ अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसमें इंटरनल एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं होगी उसमें। तो
Hence, from the first law of thermodynamics, net work done should be equal to the net heat absorbed. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक तो जितनी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है उतना ही काम होना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो नहीं होता। जितनी हीट एब्जॉर्ब सिस्टम करता है उतना काम तो वो नहीं करता। ओके, इन प्रैक्टिस द पेट्रोल इंजन ऑफ ए मोटर कार exerts heat from the bumping fuel। अगर हम एक्चुअल में देखें ना, रियल लाइफ में देखें, तो हमारे पास जो पेट्रोल के इंजन होते हैं ना, पेट्रोल इंजन ऑफ ए मोटर कार का जो पेट्रोल इंजन होता है, ये हीट को बाहर निकालता है बम्पिंग फ्यूल से, फ्रॉम द बम्पिंग फ्यूल एंड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और वो जो इंजन इन पेट्रोल इंजन में से एक्सट्रैक्ट हुई है ना हीट, वो हमारे पास उस कार को चलाने में काम आती है। ठीक है, पीछे से अगर हम देखें ना, तो पीछे से बाहर निकल जाता है पेट्रोल धुएं की फॉर्म में। तो वो धुएं की फॉर्म में पीछे निकलता है और हमारी कार जो है वो आगे की तरफ निकलती है, ऐसे ही है ना। तो वो मैकेनिकल एनर्जी में यूज हो जाता है, यानी वर्क में यूज हो जाता है, एंड एक्सपेल द रेस्ट टू ए एटमॉस्फेयर। और बाकी का जो सारा है वो जाया कर देता है, धुआं निकाल के छोड़ देता है। It has been observed that petrol engine convert roughly 25% and diesel engine 35 to 40% available heat energy into work। तो जितने भी पेट्रोल इंजन है, ये 25% जो है वो हीट को सॉरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा पेट्रोल है, यानी 25% पेट्रोल जो है वो हमारा वर्क करता है और बाकी का सारा पीछे से धुआं बन के निकल जाता है। तो पेट्रोल इंजन 25% वर्क करते हैं और डीजल इंजन जो है वो 35 to 40% वर्क करते हैं। ये आप लोगों का एमसीक्यूज आता है। 35 to 40% वर्क करने का मतलब ये होता है कि इनकी जो हीट एनर्जी है ना, वो इतने परसेंट जो है वो कन्वर्ट हुई है वर्क में, बाकी सारा जो है वो ज़ाया चला गया, वेस्ट में चला गया। Second law of thermodynamics is a formal statement based on those observations. It can be stated in a number of different ways। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं। अब लॉर्ड केल्विन क्या कहता था, पहले हम लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन, it is impossible it is impossible to devise a process which may convert heat extracted from the single reservoir entirely into work without leaving any change in the working systems। अब लॉर्ड केल्विन क्या कहता था, लॉर्ड केल्विन कहता था कि ये जो है ये प्रोसेस जो है वो इम्पॉसिबल है। कौन सा प्रोसेस इम्पॉसिबल है, कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। which may convert heat extracted from the single reservoir, यानी एक रेजरवायर में से हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है, सिस्टम को मिली है, और वो सारी की सारी सिस्टम में कोई भी चेंज लाए बगैर वर्क में चली गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने चूल्हा रेजरवायर एज ए रेजरवायर वर्क करेगा, चूल्हे के ऊपर देगची रखी है, देगची में पानी रखा है। ठीक है, अब क्या होएगा कि हम लोग रेजरवायर जो है वो देगची को हीट देगा, है ना। जो जो देगची है उसमें जो पानी है वो बॉयल होगा और इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो उठेगा, गर्म हो जाए। हमें क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा तो हम देखेंगे हमारा पानी कुछ कम हो गया, क्योंकि उसमें हमारे पास चेंजेस आई हैं। तो लॉर्ड केल्विन भी यही कहता था कि जो वर्किंग सिस्टम है ना, हम ये नहीं कह सकते कि वर्किंग सिस्टम में कोई चेंज आई ही नहीं है और सारी की सारी जितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है रेजरवायर में से वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इनटू वर्क। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास लॉर्ड केल्विन कहता था। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट which he gave for the second law of thermodynamics। This means that a single heat reservoir, no matter how much energy it contains, cannot be made to perform any work। तो हमारे पास सिंगल रेजरवायर नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी सिस्टम हम लेंगे तो उसमें दो रेजरवायर होंगे। ठीक है, एक जिसमें से हीट इन आएगी
और दूसरा जिसमें से हीट एक्सट्रैक्ट होगी। This is true for ocean and our atmosphere which contain a large amount of heat energy। ठीक है, ये हमारे अगर हम इस तरह की चीज़ें देखें ना तो ये हमारे पास ट्रू है सिर्फ ओशन के लिए, हमारी एटमॉस्फेयर के लिए, क्योंकि इनके पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में है, पानी बहुत ज़्यादा है। अब पानी हमें नहीं पता समंदर में से कितना पानी बुखरात के फॉर्म में चला गया, हम उसे नहीं गिन सकते, वो मैयर कर सकते। A large amount of heat energy but cannot be converted into useful mechanical work। ठीक है, as a consequence of second law of thermodynamics, two bodies at different temperature are essentially for the conversion of heat into work। हमारे पास वो कहते हैं कि इसके नतीजे में क्या होता है कि जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर एसेंशियल। तो दो बॉडीज, हमारे पास सेकेंड लॉ कहता था कि दो बॉडीज का होना ज़रूरी है, यानी एक लो रेजरवायर हो, लो हीट रेजरवायर, और एक हाई हीट रेजरवायर। ठीक है, दो रेजरवायर्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं। एक को हम कोल्ड रेजरवायर कहते हैं, एक को हम हॉट रेजरवायर कहते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था कि अगर तुम्हें हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो तुम्हारे पास दो रेजरवायर होने ज़रूरी थे, दो बॉडीज होनी ज़रूरी हैं, लेकिन वो डिफरेंट टेम्परेचर पर हो, एक कोल्ड है तो दूसरा हॉट होना चाहिए। हेंस फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन देयर मस्ट बी अ सोर्स। वर्किंग ऑफ हीट इंजन की जो वर्किंग है उसमें कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर। एक सोर्स होना चाहिए जो हमारे पास हाई टेम्परेचर पर होगा, एक सिंक होना चाहिए जो हमारे पास लो टेम्परेचर पर होएगा। एंड सिंक एट लो टेम्परेचर टू विच हीट में बी एक्सपेल्ड, और सिंक में से हीट निकलेगी और हमारे पास जो सोर्स है उसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। रीजन of for our inability to utilize the content of ocean and atmosphere is that there is no reservoir at temperature lower than any one of the two। वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई रेजरवायर एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों से लो हो। ठीक है, तो हम ओशन को और यहाँ पर एटमॉस्फेयर को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो कहता था कि दो रेजरवायर्स का होना ज़रूरी है, एक रेजरवायर से काम नहीं चलाया जा सकता। ऐसा वो क्यों कहता था कि दो रेजरवायर का होना ज़रूरी है, एक से काम क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि हमारे पास जब हीट एंटर होती है सिस्टम के अंदर तो वो फुली वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो एक्सपेल हो जाता है। तो हमारे पास दो रेजरवायर होने ज़रूरी हैं, एक हॉट रेजरवायर, एक कोल्ड रेजरवायर। एक एट हाई टेम्परेचर होगा, एक एट लो टेम्परेचर होगा। एक हमारे पास एज ए सोर्स वर्क करेगा और एक एज ए सिंक वर्क करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, यहाँ पे ज़रा अपनी बुक में आए, ये देखिए ज़रा टिडबिट्स। यहाँ एक सिस्टम ड्रा किया गया जिसमें हमारे पास हीट जो है वो एंटर हो रही है इंजन के अंदर और वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। लॉर्ड कैल्विन ने कहा था ये पॉसिबल नहीं हो सकता ऐसा कि सारी की सारी हीट अंदर आई है और सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में भी अगर आप देख लो तो ऐसा कुछ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू कैल्विन स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द प्रोसेस पिक्चर हियर इज इम्पॉसिबल। तो लॉर्ड कैल्विन के मुताबिक ये तो इम्पॉसिबल है। हीट फ्रॉम a source at a single temperature cannot be converted entirely into work। तो हमारे पास जो हीट होती है वो सारी की सारी वर्क में इंटायरली कन्वर्ट नहीं हो सकती, और वो भी जब सिंगल सोर्स जो है वो प्रेजेंट हो। यहाँ पर हमारे पास सिंगल सोर्स प्रेजेंट है जिसमें से हीट जो है वो इन हो रही है, आउट तो हीट हो ही नहीं रही, सॉरी। ओके, 6.8 कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम। कार्नोट इंजन एंड कार्नोट थ्योरम को हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड if you like the video do comment and subscribe the channel। आई मैं तो वेट करती हूँ ना, हम कार्नोट थ्योरम को भी, कार्नोट इंजन को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और थोड़ी देर भी हो गई, मुझे लेट हो गई हूँ मैं।